नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सुबह के 11 बजे बड़ी बहस में बात उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ते सियासी पारे पर। अब चुनावी महाकुंभ ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में मोदी के खिलाफ महागठबंधन से पहले यूपी में बुआ और बबुआ यानी कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है। कल का दिन बेहद अहम देश की सियासत के लिहाज से। कल मायावती जब 3 महीने बाद लखनऊ लौटेंगी तो पहली बार अखिलेश यादव के साथ, जी हां, अखिलेश यादव के साथ मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर सकती हैं। यानी कि कांग्रेस अब खाली हाथ दिख रही है। ऐसे में बड़ी बहस पर हम बड़े सवाल पूछ रहे हैं। सवाल नंबर 1, यूपी में महागठबंधन नहीं, अब सिर्फ गठबंधन कहिए जनाब। दूसरा सवाल, मोदी के डर से यूपी में बुआ बबुआ आए साथ। तीसरा सवाल, यूपी में साइकिल पर हाथी कांग्रेस का है, कौन है साथी? यूपी में कांग्रेस के खिलाफ ये महागठबंधन हो रहा है क्या? और मोदी के खिलाफ महागठबंधन की हवा निकली? और इसके अलावा आरक्षण का जो कार्ड चला, क्या आरक्षण के डर से ही बुआ बबुआ अब साथ आ रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा था कि कोटा कार्ड से एक तरीके से महागठबंधन की हालत खराब हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए। हमारे साथ बीजेपी की नेता चारुल प्रज्ञा है, हमारे साथ आशुतोष जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। इसके अलावा हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं और रविंद्र, जी मीडिया संवाददाता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रविंद्र, आप ही से मेरा सवाल, बीजेपी किस तरह से देख रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? क्योंकि खतरे की घंटी बीजेपी के लिए भी है उत्तर प्रदेश में खासकर। जाहिर तौर पर अमन, अगर एसपी बीएसपी एक साथ आते हैं, एक सुर में आते हैं, सीटों का बंटवारा अगर हो जाता है तो बीजेपी के लिए काफी मुश्किल होगा वोट बैंक और वोट प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए तो। क्योंकि पिछले साल जब चुनाव हुए थे 3 सीटों पर, वहां पर बीजेपी को मात की खानी पड़ी थी। इसलिए अगर देखा जाए तो जो आर्थिक आरक्षण दिया गया है सवर्णों को, ये एक तरह से मास्टर स्ट्रोक हो और इसी जो समीकरण है इसकी काट के लिए कहीं ना कहीं एक मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और अब आप देखिए कि लगभग 30 से 40 ऐसे सीट है उत्तर प्रदेश में जहां सवर्ण काफी अच्छी भूमिका में है और सीटों के जीत और हार का फैसला लगभग माना जाता है कि उनके हाथ में। तो बीजेपी ने इस गठबंधन की काट के लिए पहले ही एक मास्टर स्ट्रोक चला था। हाँ, इसकी भरपाई अगर करनी है तो बीजेपी की पहले ही से रणनीति बनी हुई है। आपने देखा कि अमित शाह खुद पश्चिम बंगाल में कितना समय लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां पश्चिम बंगाल नॉर्थ ईस्ट में हो रही है। साउथ के जो एलाइज हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री ने कल ही अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि हमारे जो पुराने एनडीए के सहयोगी है उनके लिए रास्ते खुले हुए, उनके साथ हम बातचीत करके अपने गठबंधन में फिर से वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यूपी में थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस गठबंधन को लेकर। इसलिए आर्थिक आरक्षण भी दिया गया और दूसरे राज्यों में से इसकी भरपाई करने की भी रणनीति बीजेपी ने बनाई हुई है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा रविंद्र। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विशाल, जी मीडिया संवाददाता विशाल भी सब जुड़ चुके हैं। विशाल, यूपी के लिहाज से, उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये खबर बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि 1993 बार बार याद आता है जब नारा दिया गया था, मिल गए मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तब राम लहर भी कुछ नहीं थी, आज मोदी लहर है, या है या नहीं, ये भी सवाल है। बिल्कुल, देखिए अमन, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का ये जो गठबंधन है ये बीजेपी के लिए चैलेंजिंग होगा। और क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव में जिस तरह से साथ मिलकर एक तरह से समर्थन बीएसपी से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, तो गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट बीजेपी हार गई, फूलपुर डिप्टी सीएम केशव मौर्य की सीट हार गई, कैराना में भी यही नतीजा देखने को मिला। तो फिर इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि जो अगर वोट बैंक का गणित समझे और देखें तो यहाँ पर मायावती का दलित वोट बैंक, अखिलेश यादव का यादव और मुस्लिम वोट बैंक, तो ये कहीं ना कहीं अगर इनकी संख्या आप जोड़ेंगे तो 40-42% के आसपास सीधे तौर पे ये वोट बैंक पहुंच जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर नुकसान हो सकता है। और जैसा कि रविंद्र बता रहे थे, बीजेपी इसकी अभी से ही रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो अपने मौजूदा सांसदों का टिकट ज्यादा से ज्यादा संख्या में काटने को लेकर हो, क्योंकि आमतौर पे 5 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी आती है वो स्थानीय सांसद से ज्यादा आ जाती है। तो इसकी तैयारी भी बीजेपी फिलहाल कर रही है। लेकिन जो ये जातिगत राजनीति का फॉर्मूला है, ये कहीं ना कहीं सभी फॉर्मूले पर भारी पड़ जाता है। आमतौर पर राजनीति में यही देखा जाता है। तो इसीलिए अखिलेश यादव और मायावती दोनों के लिए ये चुनाव बहुत ही एक तरीके से अपने अस्तित्व को बचाने की भी कोशिश है, क्योंकि अस्तित्व को भी बचाने की कोशिश है। विशाल, इसके अलावा जो सीबीआई की खबर आई थी कि पूछताछ हो सकती है,
अखिलेश यादव से, उसने भी अब दोस्ती और पक्की कर दी। आरक्षण वाला जो कार्ड चला गया है उसने दोस्ती और पक्की कर दी। ये बीजेपी को भी बैकफायर कर सकता है कि बीजेपी के उठाए गए कदमों की वजह से भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी जल्दी में होने जा रही है और दोस्ती और पक्की करने का काम शायद बीजेपी ने ही किया है सीबीआई वाली खबर से और आरक्षण कोटा कार्ड जो चला गया। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उन्हीं का रिएक्शन, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस की विचारधारा का कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं। आशुतोष जी, कांग्रेस का हाथ तो फिर भी खाली, कांग्रेस कहां है, कहीं चर्चा में ही नहीं है। इसमें इसका जवाब शायद जो है राहुल गांधी स्वयं दे चुके हैं कि कांग्रेस को कम आंकना एक गलती होगी। और आपने जो अभी पिछले 3 उपचुनावों की बात कर रहे थे आपके संवाददाता, वहां भी कांग्रेस बीएसपी एसपी के साथ नहीं थी, अलग लड़ी थी। तो इसमें अब जो हवा है उसकी अभी आप बात कर रहे थे बदलते हुए माहौल का, तो पिछले 1 साल में जब से राहुल गांधी जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं तब से उन्होंने जो है काफी जो है बीजेपी के 56 इंच के सीने की हवा निकाल दी अकेले। तो वही बात जो उन्होंने कही कि कम आंकना गलत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हम देख चुके हैं कि ये पार्टियां अलग लड़ी थी लेकिन बाद में इन्होंने कांग्रेस का ही समर्थन किया था। और यूपी में भी अगर बात करें तो 2017 चुनाव में जो है ये एक मत था कुछ लोगों का जो उस समय एडवाइजर्स थे कि कांग्रेस को अलग लड़ना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो है वोट होते हैं उसका नुकसान उसके साथियों को भी मिल जाता है। तो ये कई एंगल से आप देखिए। बस इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जो देखने वाली है वो ये है जो कि बीजेपी ने अपना जो यूपी इंचार्ज हैं उनको बदल दिया है, अमित शाह को हटा के दूसरा ले आए हैं। इसको इस तरह से तो देखा जा सकता है आशुतोष जी की गठबंधन तो बन गया, मंत्री कह रहे हैं अब महागठबंधन टूट गया, साथियों को साथ लेंगे। अब इसको महागठबंधन नहीं कहना चाहिए, अब ये सिर्फ गठबंधन रह गया, अब ये महागठबंधन ही। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कम नहीं आंकना चाहिए। सर कम नहीं, माफ कीजिएगा, आंक ही नहीं रहा कोई, कम नहीं आंकना चाहिए। कांग्रेस को तो कोई आंक ही नहीं रहा है मेरे ख्याल से कि हालत क्या है, कितनी मजबूत है। 2 सीटों वाली हालत कर दी, ये सम्मान दिया गया, इस तरह से तिरस्कार हुआ है, कोई आंकने तक को तैयार नहीं है कांग्रेस को। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा आशुतोष जी। पहले चारू प्रज्ञा आप कमेंट कीजिए। चारू जी, ये जो गठबंधन, चारू प्रज्ञा, ये जो गठबंधन शुरू हुआ था इसको महागठबंधन बोला ही इसलिए जा रहा था क्योंकि इसमें कांग्रेस एक वो पार्टी थी जो सारी पार्टियों को अपने साथ जोड़कर चल रही थी एंटी मोदी फ्रंट बनाने के लिए। लेकिन अगर हम आज देखते हैं, आप किसी भी स्टेट में जाकर देखिए, कांग्रेस को सबसे पहले साइड में कर दिया गया है। आशुतोष जी, आप जो बातें इस वक्त बोल रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं, समर्थन बाद में दिया गया होगा, लेकिन उस समर्थन को देते समय भी ये बोला गया था हम आपकी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है। अखिलेश जी ने भी बोला था कि आप बड़े एरोगेंट चल रहे हैं। अखिलेश जी ने बाद में ये तक बोल दिया था अच्छा है कांग्रेस ने ही हमारा रास्ता साफ कर दिया। तो आप जिस दोस्ती की बात कर रहे हैं वो कहीं और दिखाई नहीं देती है। एक सवाल पूछता हूं आपसे जी, आपको अपनी चिंता है बीजेपी की, आप अपनी चिंता कीजिए। जी, मैं पहले आशुतोष जी की बात का जवाब दे रही थी। आपको कांग्रेस से ज्यादा अपनी चिंता होनी चाहिए। जी, और आपको मैंने 93 याद दिलाया, आप जानते हैं एसपी बीएसपी साथ आए तो आपकी हालत खराब है। और उसी 93 में अमन जी, ये जो सरकार बनाई गई थी गठबंधन की 18 महीने ही चली थी, तो हम अगर उस समय को याद कर रहे हैं तो हम ये भी याद कर लें कि वो साथ में सरकार चला नहीं पाए थे क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा एक दूसरे की आइडियोलॉजीज के खिलाफ ही हमेशा लड़ती आ रही हैं। आज अपने फायदे के लिए ये साथ में अगर लड़ भी लेते हैं तो मैं तो ये देखने का इंतजार कर रही हूं कि हर सीट पे कैसे डिसाइड करेंगे कहां पे सपा का उम्मीदवार उतर रहा है और कहां पे बसपा का। मुझे तो इसी पर बहुत बड़ा डाउट चल रहा है। अच्छा, एक बात और है, आज से करीब 4-4.5 साल पहले हेडलाइंस बना रहे थे अखिलेश जी ये बोल के कि मायावती जी ने 40,000 करोड़ का घोटाला किया है। आज की तारीख में अखिलेश जी के खिलाफ सीबीआई में फाइल खुली हुई है उनके माइनिंग स्कैम के ऊपर। ये तो एक दूसरे पर ही उंगली उठाने बैठ जाने वाले हैं जैसे कि अब तक करते आ रहे हैं। ठीक है आशुतोष जी, वही सवाल जो मेरे ख्याल से चारू ने पूछा है आपसे कि कांग्रेस पार्टी कहां है। अब ये गठबंधन रह गया, महागठबंधन नहीं इसको कहना चाहिए। आपको कोई भाव क्यों नहीं दे रहा, दिक्कत क्या है? आप कर्नाटक नहीं, बात उसकी नहीं है, बात यह है कि कांग्रेस का अपना खुद का भाव है, इसलिए कोई उसको भाव दे या ये जितनी पार्टियां हैं चाहे वो बसपा सपा भाजपा हो, 2 सीटों वाला भाव सब जो है एंटी कांग्रेस वोट्स पे
एंटी कांग्रेस वोट्स पे पनती है। तो पहली बात तो इनको ये कभी नहीं बात हुई है कि जो है सपा और बसपा जो है अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, जैसे कि कहा, एक उनकी अपनी कोशिश है। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक जो बात करते हैं कि क्या विचार कहाँ विचारों का समागम होता है, क्यों ये बाद में आके साथ खड़े हो जाते हैं। तो कई इंपॉर्टेंट केसेस में इन लोगों का मत वही है, जैसे कि जो है किसानों पे जो अत्याचार हुआ है, जो युवाओं को जो है नौकरी नहीं मिल रही है, जो सीबीआई ऐसे इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज हो रहा है। अब आज सुबह ही हम लोग ने देखा कि आलोक वर्मा ने क्या। ठीक है आशुतोष जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे ख्याल से चारू प्रज्ञा, ये चीज तो, ये ऐसा तो नहीं है कि आप ही लोग कहीं गठबंधन करवा रहे हैं इनका। ना सीबीआई वाली खबर आती कि अखिलेश यादव से पूछताछ हो सकती है, आपने और ज्यादा पक्की दोस्ती करवा दी इनकी। इनको लगा अब साथ नहीं आए तो बीजेपी तो निपटा देगी। अमन जी, इनके साथ आने से भी मुझे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए 2014 में ये लड़े, इनकी कितनी सीट आई हमने देख ली। 2017 में भी उत्तर प्रदेश में हमने देखा सबकी कितनी सीट आई। अच्छा, जहां तक वोट शेयर की बात करते हैं, सिंपल वोट शेयर का कैलकुलेशन करते हैं अमन जी। आपसे आप ये मुझे कह रही हैं एसपी बीएसपी के साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसपी बीएसपी एक दूसरे के साथ कितना लड़ पाएंगे अभी तो ये हमें देखना बाकी आपको है। चले एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो कर एक चीज रहे आप सुनिए। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इंटरव्यू दिया था जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी को। ये सवाल उन्होंने अमित शाह से पूछा था। अमित शाह से पूछा कि एसपी बीएसपी साथ आएंगे तो क्या आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। ये अमित शाह ने कहा कि हां मुश्किल बढ़ेगी। अब आप बताइए, आप कह रहे नहीं बढ़ेंगी, वो कह रहे बढ़ेंगी, कौन सच्चा कौन झूठा। नहीं अमन जी, मैं आपको जो बोलना शुरू कर रही थी, मैं पहले वो बात खत्म करती हूँ। अब तक उत्तर प्रदेश में जो वोट शेयर रहा है सपा का और बसपा का, आप अगर उनको जोड़ ले जी 22.3% है, उसके बाद 19.8% है। अगर आप इसको जोड़ लें, ये टोटल भी अकेली भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर से कम रह जाता है। ये मैं आपको 17 की बात बता रही हूं जी। अच्छा, वोट बट गया था इसलिए था। और आज की तारीख में जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है, अभी हम जिस तरीके से आरक्षण को लेकर हम आगे बढ़े, हम किसानों के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मुझको इस बात की कोई चिंता नहीं दिखती, क्योंकि मायावती जी खुद बोलती है मजबूरी की सरकार बनाने के लिए वो तैयार है। मुझे नहीं लगता हमारे देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है। उनको एक मजबूत सरकार चाहिए, वो देखती आ रही है एक मजबूत सरकार किस तरीके के निर्णय ले सकती है, जो एक मजबूरी की सरकार कभी नहीं ले पाएगी। ठीक है, मेरे साथ नईम अब्बास बीएसपी के नेता भी जुड़ चुके हैं। मैं आपके पास आऊं नईम अब्बास, उससे पहले विशाल, ये जो जातिगत समीकरण समझा रही है बीजेपी के नेता चारू प्रज्ञा, एक बार अगर आप समझा दें कि एसपी बीएसपी साथ आ गए तो आंकड़े तो भारी पड़ेंगे ना बीजेपी पर, जो कि आ रहे हैं मेरे ख्याल से अब साथ। बिल्कुल, देखिए अगर मैं क्षेत्र वाइज समझाना चाहूं अपने दर्शकों को और चारू प्रज्ञा को भी, अगर पूर्वांचल की हम बात करें तो पूर्वांचल में यादव, दलित और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है वो हर सीट पर बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम वेस्टर्न यूपी की बात करें तो वहां का दलित, मुस्लिम और जाट वोट बैंक, क्योंकि आरएलडी को भी इस गठबंधन में शामिल करना है, हालांकि कल आरएलडी को लेकर ऐलान नहीं होगा, आने वाले दिनों में आरएलडी को लेकर ऐलान होगा, तो जाट प्लस दलित प्लस मुस्लिम का जो वेस्टर्न यूपी में कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। लेकिन यहां पर एक चीज ये भी है, जो ओबीसी वोट बैंक है, जो गैर यादव और गैर दलित जो वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं हमने जो पिछले चुनाव के नतीजे देखे, चाहे गोरखपुर हो, फूलपुर हो या कैराना हो, वो बीजेपी के साथ हमें जरूर इंटैक्ट दिखाई पड़ा है। उस वोट बैंक को भी बचाने की कोशिश बीजेपी यहां पर लगातार कर रही है। दूसरा, जो कि सवर्ण आरक्षण का जो बिल लेकर बीजेपी आई है, वो बीजेपी गठबंधन से निपटने से कहीं ज्यादा अपने वोट बैंक को बचाने को लेकर आई है। क्योंकि अगर गोरखपुर, फूलपुर के आप चुनावी नतीजे देखेंगे तो वहां पर जो अपर कास्ट वोट बैंक था वो अपनी नाराजगी के चलते घर में बैठ गया था, जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो उनका जो अपना पारंपरिक वोट बैंक रहा है सवर्णों को लेकर, उसे बचाने को लेकर बीजेपी इस आरक्षण को लेकर आई है। बिल्कुल, एक बात और ऐड करना चाहूंगा अमन, कांग्रेस के भी मैं समर्थक आशुतोष को सुन रहा था। जी, ना सिर्फ गोरखपुर, फूलपुर, विशाल, बल्कि 3 राज्यों में जो चुनाव देखे उसमें जो नोटा वाला फैक्टर था, जो नाराजगी देखने को मिली, इसी वजह से कोटा कार्ड चला गया, आरक्षण का दाव चला गया। चारू प्रज्ञा, मतलब विशाल ये बता रहे हैं कि गोरखपुर, फूलपुर में ट्रेलर दिखाए, पिक्चर अभी 19 में रिलीज होने वाली है उत्तर प्रदेश में, और ट्रेलर आपने देख लिया, गोरखपुर में क्या हाल हुआ, फूलपुर में आप लोगों का क्या हाल हुआ।
अमन जी, हम जिन चश्मों को पहनकर बाई इलेक्शंस को देखते हैं, हम उन्हीं चश्मों को पहनकर जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शंस को नहीं देख सकते, क्योंकि दोनों को लड़ने के मुद्दे बिल्कुल बिल्कुल अलग होते हैं। और ये हमने हमेशा देखा है, क्योंकि बीजेपी राज्य जीतती आ रही है, लेकिन अगर एक बाई इलेक्शन हार जाती है तो हम उस बाई इलेक्शन के बारे में ज्यादा बात करते हैं, हम इस बात पर ध्यान नहीं देखते कि हमने पूरा राज्य जीत लिया है। आपको लग रहा है गोरखपुर इज जस्ट बाई इलेक्शन? गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ, गढ़ उनका, इतने सालों से वो वहां पर, इज जस्ट बाई इलेक्शन। हर एक इलेक्शन जो गोरखपुर इज जस्ट बाई इलेक्शन, एक पूरे स्टेट में जो नहीं लड़ा जा रहा, जहां पर पूरी स्टेट में आपकी मशीनरी काम नहीं कर रही, गोरखपुर इज जस्ट बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन एक बाई इलेक्शन ही है, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो कहीं पर भी, चाहे वो प्रधानमंत्री की सीट, चाहे वो प्रधानमंत्री की सीट हो कल को, इज जस्ट बाई इलेक्शन। अगर वो सीट, अगर प्रधानमंत्री अपनी सीट से हार जाए कल को, इज जस्ट बाई इलेक्शन। अमन जी, आप लेकिन एक बाय इलेक्शन को एक जनरल इलेक्शन के नजरिए से नहीं देख सकते। चाहे वो योगी आदित्यनाथ की सीट हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट हो। ऐसा आप इसको गलत नजरिए से देख रहे हैं। देखिए, सबको ये पहले से पता था कि योगी जी अब सीएम बन चुके हैं, किसी और को लाना और उनको उस जगह पर देखने में बहुत फर्क है। जनता भी अलग नजरिए से देखती है, आप इन दो बातों को इक्वेट नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री अपनी सीट हार जाता है तब भी आपको खतरे की घंटी नहीं लग रही है? पर यहाँ पर मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं अमन जी, मैं आपको यही बता रही हूँ। जनता को ये समझ में आता है कि इस इलेक्शन के, तो इस हिसाब से अगर अभी आप 71 + 2 73 है, तो आपको क्या लग रहा है आप कितना बढ़ेंगे घटेंगे एसपी बीएसपी के साथ आने से? अभी आप 73 है ना, 71 + 2 73, 80 में से कितना बढ़ेंगे घटेंगे? आपका एनालिसिस क्या कहता है इनके साथ आने के बाद? देखिए, मुझको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अच्छा ही करेगी, ये मैं मानती हूँ। अच्छा, जरूर मतलब कि पिछली बार से कुछ नुकसान होगा, ये मैं मानती हूँ, लेकिन इसमें देखिए एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर्स भी हो सकते हैं, गठबंधन के कुछ फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ी खतरे की घंटी बज रही है। कोई बड़े खतरे की घंटी नहीं है विशाल? देखिए अमन, यहाँ पर बड़े खतरे की घंटी भी हो सकती है और इस बात को बीजेपी भी अंदर खाने मान रही है और इसी को लेकर वो अन्य राज्यों में इस वक्त तैयारी कर रही है बीजेपी के अगर यूपी में नुकसान होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का ये जो गठबंधन होगा, इसका वोट शेयर लगातार इतना ज्यादा होगा हर सीट पर, जिससे बीजेपी के लिए चैलेंजिंग हुआ निपटना। और दूसरी चीज, जो बीजेपी के सांसद हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज निकलकर सामने आएगी इस गठबंधन के बाद, जातीय समीकरण को तोड़ना, क्योंकि कहा यह जाता है उत्तर प्रदेश में जब धर्म के नाम पर चुनाव होता है तो बीजेपी चुनाव जीत जाती है, लेकिन जब वही चुनाव जातिगत आधार पर आ जाता है, जब जातिगत प्रयोग होता है तो बीजेपी के लिए हर बार चुनौती होती है। तो इस बार का जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, अगर लोकसभा का जो चुनाव होगा वो जातिगत आधार पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात एक है कि कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर है, यानी कि जो कांग्रेस को लेकर गुस्सा रहता है वो गठबंधन के साथ गुस्सा लागू नहीं होगा। इसीलिए हो सकता है कि रणनीति भी हो सकती है कि कांग्रेस को बाहर करने की, लेकिन कांग्रेस आज भी उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों तक ही सीमित है अमन, वो भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बैसाखी पर सीमित है। अमेठी रायबरेली में अगर सपा बसपा अमेठी रायबरेली अपने कैंडिडेट खड़े कर दें तो राहुल और सोनिया के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन एक और चीज, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, एक और चीज जिस चीज का जिक्र आशुतोष ने किया वो इंपॉर्टेंट चीज थी कि अभी तो अलग अलग लड़ेंगे, बाद में एक हो जाएंगे। वही मध्य प्रदेश में हुआ, वही से पहले कर्नाटक में हुआ, कांग्रेस जेडीएस साथ आ गए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीएसपी साथ आ गए। तो यहां साथ ना आना भी स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी का ही वोट काटेगी। अगर साथ में होती कांग्रेस तो हो सकता है कुछ सीटें थाली में सजा के दे देती बीजेपी को, और बीजेपी के लिए भी पक्ष में यह रहता कि कांग्रेस गठबंधन में शामिल हो जाए। अलग चुनाव लड़ रही है, वोट काटेगी बीजेपी के, बाद में नतीजों को देखकर सारे साथ आ जाएंगे, ये भी तो हो सकता है। और 2019 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच महागठबंधन का कल औपचारिक ऐलान होने जा रहा है। कल का दिन बेहद अहम उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से, देश की सियासत के लिहाज से, क्योंकि बुआ बबुआ की जोड़ी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अखिलेश मायावती एक साथ लखनऊ में कल दोपहर करीब 12 बजे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन का ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को बाहर रखा जाएगा। कमजोर स्थिति, कांग्रेस की कमजोर स्थिति को देखते हुए अब इस महागठबंधन में, बल्कि अब तो गठबंधन कहिए, महागठबंधन तो टूट गया, अब उस गठबंधन में कांग्रेस की जगह नहीं है। हालांकि रायबरेली अमेठी सीट पर महागठबंधन अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगा। हमारे साथ नईम अब्बास जुड़ चुके हैं, बीएसपी के नेता हैं, टी आर रामचंद्रन भी सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सबसे पहले नईम अब्बास, मैं आप ही के पास आऊं। कांग्रेस को हल्के में क्यों ले रहे हैं आप लोग इतना? कांग्रेस को भाव क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? अमन भाई पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे देख लिया कि हाँ मैं भी बैठा हूं बहुत देर से, तो इसलिए दूसरी बात का आपकी मैं जवाब देना चाह रहा हूं। देखिए, कांग्रेस को हल्के में कौन ले रहा है? कांग्रेस को हल्के में कोई ले नहीं रहा है। आप ये देखो कि उनकी 2 सीटों को तो हम छोड़ रहे हैं, उनको 2 सीट तो हम दे रहे हैं ना, एहसान कर, 2 सीटें हैं उनकी, 2 छोड़ रहे हैं तो और दिया जा रहा है, आप ऐसा नहीं है कि हम ठीक है, एहसान कर रहे हैं सर, 2 दे रहे हैं, दो वाली हालत है। मैडम आप क्यों परेशान हो रहे हो? देखिए नहीं, मैं परेशान नहीं अमन भाई जितनी परेशानी और जितनी बेचैनी, जितनी घबराहट, सुन तो ली, आपको याद है ना आपकी पार्टी की प्रथा हमेशा से आप पिछले 20 मिनट से बोल रहे हैं, गठबंधन की बात करते हो। चलिए बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। नहीं भाई, बोलिए आप। अच्छा, आपने चंद्रबाबू नायडू को धोखा दिया, आपने पीडीपी को धोखा दिया, आपने वो धोखा नहीं दिया। आप चारू प्रज्ञा 20 मिनट से बोल रहे हैं, मैं तो बोल ही नहीं रहा था। चलिए बोलिए, लेकिन हम आपको बर्दाश्त नहीं होते लगता है मुझे। ठीक है, बोलिए। आपका तो मैं लिख के लाई हूँ कब किस को धोखा दिया। नहीं, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देख, अच्छा चलिए ठीक है, हमें भी मालूम है, सब एक दूसरे का पता है आपका, लेकिन आप धोखा देने में तो आप भी सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हो, आप नहीं हो क्या? टॉपिक पर रहिए, लेकिन मुझे मेरी बात तो रखने दो मेरी बहन। जी, टॉपिक पर रहिए। मैं ये कह रहा था अमन भाई, जितनी घबराहट, जितनी बेचैनी, जितनी परेशानियां आज की डेट में, जब से फूलपुर, गोरखपुर, कैराना और नूरपुर हुआ है, बीजेपी को है, इतनी किसी को भी बेचैनी नहीं है। हमें इनके गठबंधन से कोई परेशानी नहीं है। इनके गठबंधन 44 पार्टियों के साथ गठबंधन है, बाकायदा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लड़ें, या आप बताइए कि आपने अगर जनता के साथ आप इतने फुल कॉन्फिडेंस में हो और जनता के साथ में आपने वाकई में काम किया है, तो आपको घबराहट किस चीज की है? ठीक, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। 2019 में आपको पता लग जाएगा। आप बार इस बात में क्यों? आपने तो देश का छलावा किया है। आपने देखिए 15 लाख रुपए आए नहीं है। जर्नलिस्ट मैं भी समझना चाहूंगा और सारे दर्शक समझना चाहेंगे। नहीं, मैं बस हो सकता है आपके पास अंदर की जानकारी। कांग्रेस के साथ अलायंस क्यों नहीं हो पाया? कांग्रेस की एरोगेंस की वजह से, या राहुल गांधी के नेतृत्व में मायावती नहीं चुनाव लड़ना चाह रही थी? क्योंकि मायावती का कद भी कम थोड़ी ना है, वो भी पीएम उम्मीदवार हो सकती हैं। राहुल गांधी पहले से पीएम उम्मीदवार है। राहुल गांधी की एरोगेंस, कांग्रेस की एरोगेंस, प्रधानमंत्री पद का सपना राहुल गांधी, ये इक्वेशन क्यों नहीं बैठ पाई? ये अगर आप बताएं। नहीं अमन भाई, अगर आप अपने आप में सक्षम हैं कहीं पर, तो आप वहां चुनाव लड़ सकते हैं, आपको आजादी है पूरी। आपको जरूरत पड़ेगी मैं गठबंधन से चुनाव लड़ूं। जहां कांग्रेस के साथ गठबंधन होकर चुनाव लड़े जाते हैं ना, वो हारे जाते हैं, इसीलिए नहीं आए कांग्रेस के साथ। अमन जी, असलियत ये है। चारू प्रज्ञा जी, मैं हाथ जोड़ के गिनती करता हूं आपसे। आपसे अगर पूछा जाए तो आप बात कर लीजिए, मैं चुप बैठ जाता हूं। आपकी बात से मुझे ये बात आई मेरे भाई, इसलिए मैं बोली। हमारी बात भी आप ही बता दीजिए। ठीक। कांग्रेस नहीं, मैं कह तो रहा हूं, ये अलायंस क्यों नहीं हो पाया? बताइए ना नईम अब्बास, बताइए ना, क्यों नहीं हो पाया? कांग्रेस को क्यों आउट कर दिया? हाथ की सफाई क्यों शुरू कर दिया आपने? सक्षम हैं जी। नहीं, सुन तो लीजिए। मैं सफाई करने की कोई बात ही नहीं कर रहा। मैंने बहुत पहले भी आपसे कहा कि 2 सीटें हम दे तो रहे हैं उनको। दूसरी बात मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर आप सक्षम हैं, अगर हमारी पार्टी समाजवादी और बीएसपी सक्षम है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए और बीजेपी को पूरी तरीके से मात दे सकते हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं कांग्रेस की। 2017 विधानसभा चुनावों में सक्षम नहीं थे क्या? और हमारे साथ आरएलडी 2017 विधानसभा चुनावों में सक्षम नहीं थे क्या? वो तो जनता ने बता दिया कौन सक्षम था, कौन सक्षम नहीं था। अगर यही आंकड़े आप, अगर बसपा और सपा लड़ी होती विधानसभा चुनाव, तो सफाया हो जाता बीजेपी का। नहीं, तो ये तो नहीं आपके जहन में। यही आंकड़े आपके सामने में पेश कर रहा हूं। फिर भी कम थे आप बीजेपी से। आप मैथमेटिक्स कर लीजिए। अरे आप क्यों परेशान हो रही हो? परसेंटेज बढ़ जाएगी क्योंकि आपने जो लॉलीपॉप जनता को दिया था वो तो फेल हो गया। नहीं, जो आपने लॉलीपॉप जनता को दिया था, सपा और बसपा जोड़कर भी बीजेपी से कम है। मेरा एक मानना है चारू प्रज्ञा, अगर अच्छा आप सक्षम है, चारू प्रज्ञा आप मुझे बता दिए कि बनारस से अब आज भी पीएम मोदी चुनाव लड़ेंगे? आप इस बात को क्लियर करिए। अगर आपने काम किया है और बनारस को क्योटो बनाया है, तो आप मुझे बताइए कि आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बनारस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सपा वालों ने महिलाओं को वोट करने जाने नहीं दिया था। क्योटो बना दिया है, इसी बनारस में हुआ था। आपको मैं ताजे आंकड़े बता रहा हूँ। आप 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं अमन जी,
ठीक, 2016 के बिजनेस टुडे के अकॉर्डिंग 2016 से अब तक 2 करोड़ नौकरियां चली गई है देश में। आपने अपनी बात रखी, 1 मिनट नहीं बाबा, एक मिनट चली गई है। एक मिनट, ठीक है चारू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं बाबा, आपने अपनी बात रखी। आशुतोष जी आप काउंटर करना चाहेंगे? 2 छोड़ तो दी, बता रहा हूं, 2 दे तो दी, समझ रहे हैं ना इसका मतलब? 2 सीटें दे तो दी, और कितनी दे भाई? जितने में लड़ सकते हैं, जितने में जीत सकते हैं, 2 का लेवल 2 ही तो देंगे। देखिए तो कई बार क्या होता है कि ये प्री पोल पॉस्चरिंग भी होती है और ये उसी का एक हिस्सा है। अच्छा, जनता को हम लोग जब अगर बात करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल एनालिसिस की, तो उसमें आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए कि भाजपा में स्वयं पहले इन्होंने जो है गुजरात के पूर्व होम मिनिस्टर झारखंडिया साहब को इंचार्ज बनाया और अब उसके ऊपर जो है लाके जेपी नड्डा साहब को बैठा दिया। तो ये जो है जो एक ये अनिश्चितता है सर, आप बीजेपी की भाजपा में चिंता कीजिए ना सर। मैंने चारू को कहा कि चारू आप बीजेपी की चिंता कीजिए, कांग्रेस की मत कीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए ना। बीजेपी का सिस्टम कांग्रेस ने जो कहना था वो तो साफ कह दिया है। पिछले इलेक्शन में 22 जगह, मतलब जबकि वेव चल रही थी तो भी ऐसे, जिस इलेक्शन की हम लोग पिछली बात करते हैं जहां 100 सीटें के आसपास मेरे ख्याल में लड़ी थी कांग्रेस पिछली बार, उसमें भी 22 जगह जो है वो दूसरे स्थान पे थी, ये याद रखिए। और अभी आप याद रखिए, बात आपने स्वयं कही अमन जी, याद रखिए, आप भी सवर्णों का वोट की बात कही, आपको बता रहे कांग्रेस को बता रहे, हल्के में मत लीजिए कांग्रेस को। टी आर रामचंद्रन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है अखिलेश मायावती की, पक्ष में जाएंगे। मैं तो सर इसको कहूंगा कि मरता क्या ना करता, यही हाल है। देखिए मेरे ख्याल में कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अपने आप में बड़ी अहमियत रखती है। तो मेरे ख्याल में कल पहले सुन लें कि किस तरीके से सीट का बंटवारा होने वाला है एसपी और बीएसपी के बीच में। अगर हम 2014 का नक्शा देखें तो वहां पर सिर्फ एक पार्टी उभर के आई थी, वो थी बीजेपी। 71 सीट उनको मिले और उनके एक एलाई अपना दल को 2 सीट, 73-80 में से उनके पास चले गए। अब कांग्रेस को मिली सिर्फ 2 सीट, अमेठी रायबरेली, और 5 सीट जो अपने आप में एसपी के लीडर्स का गढ़ माना जाता है, उनको 5 सीटें मिली। तो मेरे ख्याल में अगर इन लोगों को ये बात इस बात समझ आ गई है कि अगर एसपी और बीएसपी बिना फूट के आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर लें ताकि वोट्स ना स्प्लिट हों, तो इनके लिए कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ ये देखें आप, जो एनालिसिस अभी हुई है रीसेंट बाईपोल्स के बाद, उसमें ये नजर आया है कि बीजेपी कम से कम 47 सीट हारेगी, 47। और अगर इसको अकाउंट में लिया जाए तो बीजेपी का जो असेसमेंट है लोगों का, उनका यह मानना है कि बीजेपी को 30 सीट से शायद ऊपर ना मिले। ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट है। ऐसे में अगर 47 भी है तब भी 24 सीटों का नुकसान आई है। अगर 47 भी है तब भी 24 सीटों का नुकसान, और कम होगा तो 35 से 40 सीटों का नुकसान। ये आपका एनालिसिस कहता है, मतलब एसपी बीएसपी के साथ आने से। चारू प्रज्ञा। अमन जी, सर बहुत सीनियर है, लेकिन मेरा एक बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है, जब सीटें बांटी जाएंगी, देखिए आज बोलना बहुत आसान है, हम दोनों मिलकर लड़ लेंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब सीटें बांटी जाएंगी, अगर एक बसपा के नेता को एक सीट दी जाती है, वहां का सपा का नेता चाहेगा कोई और वहां से जीत जाए। ये आपस गोरखपुर में दिख गया, ये आप ये 2-3 गोरखपुर कैराना देखिए, ये आप 2-3 बाई इलेक्शन को पूरे जनरल इलेक्शन से मत जोड़िए। मैं पहले से बोलती आ रही हूं, आप जनरल इलेक्शन से इनको मत जोड़िए। ट्रेलर ही आएगा ना पहले, पिक्चर तो अभी बाद में। ट्रेलर में तो आप लोग हार गए। ये ट्रेलर नहीं था, आप कुछ और कहानी देखकर यहाँ पर कुछ और आप बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे इंतजार है ये देखने के लिए 3 राज्य भी गिना दूंगा, कैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। समझिए आप, एक मिनट चारू, आप चीज समझिए। गोरखपुर, फूलपुर, कैराना में गठबंधन करके हराया और कांग्रेस ने अपने दम पर हराया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, तीनों में अकेले लड़कर, मिलके लड़ते तो सोचिए आपका और क्या हाल होता। विशाल एक चीज बताइए, विशाल जो चारू कह रही है, विशाल क्या वोट ट्रांसफर होगा? के इलेक्शंस बहुत अलग है, वोट ट्रांसफर ठीक। अगर जीत जाते तो सेम होते, अगर आप लोग जीत जाते तो कहते असर होगा, अब नहीं हार गए तो आप लोग अलग। हर बार नए मुद्दे पर ही लड़े जाते हैं। विशाल एक चीज बताइए, जो चारू कह रही है, क्या इस चीज का बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि वोट ट्रांसफर ग्राउंड लेवल पर नहीं होगा? जो काडर होगा, जो वोट बेस होगा,
एसपी का कैंडिडेट लड़ेगा तो बीएसपी का वोट ट्रांसफर एसपी में नहीं होगा, ऐसा है क्या? बीएसपी का कैंडिडेट चाहेगा ही नहीं कि एसपी का कैंडिडेट जीत जाए। विशाल, देखिए अमन, अगर हम यहाँ पर तीन जातियों के वोट की बात करें, अमन, अगर हम उत्तर प्रदेश में मेन 3 जातियों की वोट की बात करें जो कि इस गठबंधन की नींव है, एक तो दलित वोट बैंक, एक यादव वोट बैंक और तीसरा मुस्लिम वोट बैंक। अगर दलित वोट बैंक देखा जाए तो वो पूरा का पूरा ट्रांसफरेबल होता है और मायावती जिस तरफ कहती हैं ये वोट बैंक उस तरफ जाता है और उसके नतीजे हमें गोरखपुर फूलपुर में दिखाई पड़े हैं। दूसरा यादव वोट बैंक जिसको अखिलेश यादव जिस तरफ जाने के लिए कहेंगे यादव वोट बैंक वहां जाएगा। तीसरा मुस्लिम वोट बैंक जिसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो ये गठबंधन अगर बीजेपी को हराता हुआ दिखाई पड़ेगा तो मुस्लिम वोट बैंक इस गठबंधन के पास जरूर जाएगा। हाँ, यहां पर बीजेपी के लिए जो सबसे एक अच्छी बात है वो इस गठबंधन के बाद ये निकलकर सामने आएगी, जो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक है या जो गैर मतलब आप कहेंगे जो एससी में और जो कैटेगरीज हैं उनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है। ये बेनिफिट ऑफ डाउट बीजेपी को यहां पर मिल सकता है। सवर्ण का वोट बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिल सकता है, लेकिन अगर आप इन्हीं 3 जातियों का वोट देखेंगे तो ये गठबंधन बहुत आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। चौथी चीज यहां पे चारू प्रज्ञा को यह भी जानना चाहिए कि अगर ये सपा समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन हो रहा है तो इनका अपने फिक्स वोट बैंक के साथ साथ जिस जात के जिस बिरादरी के कैंडिडेट को ये गठबंधन टिकट देगा, मान लीजिए कहीं राजभर देते हैं, कहीं पटेल देते हैं, कुर्मी देते हैं या ब्राह्मण देते हैं, ठाकुर देते हैं, तो वो कैंडिडेट अपनी बिरादरी का वोट भी कुछ ना कुछ लेगा। तो ये चैलेंजिंग बीजेपी के लिए जरूर होगा गठबंधन। और जहां तक वोट ट्रांसफर करने की बात है तो सपा बसपा का जो वोट बैंक है वो पूरी तरह से एक दूसरे के पास ट्रांसफर होने की संभावना उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ती है। टी रामचंद्रन जी, आपको भी लगता है कि वोट ट्रांसफर होगा? चारू प्रज्ञा कह रही है ऐसा नहीं होगा या वो होने ही नहीं देंगे। जहां एसपी का उम्मीदवार होगा अगर बीएसपी का वहां से उतरा तो समाजवादी पार्टी का जो वोटर बेस होगा वो वोट ट्रांसफर होगा नहीं हो सकता। अमन जी, ऐसा है क्या? टी रामचंद्रन वोट ट्रांसफर देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है जो अभी जिन साहब ने बात की। देखा जाए तो जो इलेक्शंस हुई हैं कंसिस्टेंटली उसमें बीएसपी को नुकसान जरूर हुआ है। बात यह है कि वोट ट्रांसफर बड़ी आसानी से नहीं होती क्योंकि इनके अपने जो साथी हैं वो इजीली दूसरी तरफ नहीं वोट करते। पर पिछली बार वोट ट्रांसफर हुए हैं, नहीं तो बीएसपी को 0 सीट्स नहीं मिलते, कुछ ना कुछ तो मिलता। तो मेरे ख्याल में एक जो चीज सबके मन में है एसपी बीएसपी में कि अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर लेके उनको गठबंधन में जोड़ लें, कांग्रेस ही सही, तो वो वोट उनके कट सकते हैं। ठीक, कई जगहों पे ऐड हो सकती हैं, कई जगहों पे कट सकती हैं, वो उनके डिसएडवांटेज में भी होगा। तो मेरे ख्याल में वो केयरफुली आगे बढ़ रहे हैं। जो सीट उनको श्योर है कि कांग्रेस जीतेगी वो तो उन्होंने छोड़ दिया, वहां कंटेस्ट ही नहीं कर रहे। ठीक, उससे एक अलग मैसेज भी जाता है कांग्रेस को। पर कांग्रेस ने ये चेतावनी दी है कि उनको नकारे ना, कि वो वापस आने की क्षमता रखते हैं। आशुतोष जी बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हल्के में लेने की गलती हमको कोई पार्टी ना करे। हल्के में लेने की कोशिश या गलती बीजेपी ने की 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, क्या हाल हुआ देख लिया। और वही कांग्रेस पार्टी चेता रही है अखिलेश यादव और मायावती को कि हमको हल्के में लेने की गलती ना करें, भारी आपको भी पड़ सकता है। क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ भी गठबंधन होगा। मतलब अखिलेश और मायावती उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को हराने के लिए भी चुनाव लड़ेंगे। 78 सीट्स पर, 78 सीटों पर अखिलेश मायावती बनाम कांग्रेस की भी लड़ाई होगी। शायद मोदी या फिर बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं शायद जा सकता है। चारू प्रज्ञा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आशुतोष जी आपका, टी रामचंद्रन आपका और विशाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।